अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। दोस्तों, रेशियो पर हमने मुकम्मल कॉन्सेप्ट हासिल कर लिया है। अब हमको अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना दूं और आपके रेशियो पर कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत कर दूं। लिहाजा एक और ट्रिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसको स्केल फैक्टर कहते हैं। देखिए दोस्तों, निस्बत एक मुनज़्ज़िम किस्म का तक़ाबुल है। इसमें नंबर्स के बीच में एक ख़ास स्केल होता है। अगर वो हमको मालूम हो जाए तो हम सब मकदारों को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आइए चंद नए और पुराने सवालात के ज़रिए इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक सवाल मौजूद है कि एक जमात के लड़के और लड़कियों की निस्बत 7:2 है। अगर लड़कियों की तादाद 28 है तो लड़कियों की तादाद क्या होगी या क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो देखते हैं कि हम इसको स्केल फैक्टर के तरीके से हल करने पर इसका जवाब क्या आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सवाल में दिया गया है कि लड़के और लड़कियों की निस्बत कितनी है, 7:2 की निस्बत में है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लड़के और लड़कियों में निस्बत लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ बॉयज़ और यहाँ पर लिखता हूँ गर्ल्स। तो लड़के और लड़कियों में निस्बत कितनी दी गई है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, 7:2। तो ये है लड़के और लड़कियों में निस्बत। और क्या दिया गया है सवाल में कि लड़कों की तादाद कितनी है, 28 है। तो मैं 28 को यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि ये गर्ल्स है। मैं लड़कों की तादाद को लिखूंगा बॉयज़ के नीचे, यहाँ पर लिखूंगा 28। अब मुझे मालूम क्या करना है, लड़कियों की तादाद मालूम करना है। तो यहाँ पर गर्ल्स की तादाद जो आएगी वो मुझे मालूम करना है कि क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो इसके लिए हम जो तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं वो है स्केल फैक्टर का। तो यहाँ पर किसी भी क्वांटिटीज़ में, यहाँ पर ऊपर एक क्वांटिटी है और नीचे एक क्वांटिटी है, यहाँ पर इन दोनों में क्या स्केल है ये हमको पहचानना है। 7 और ये 28 में आपको स्केल पहचानना है। तो आप पहचानिए कि 28 को हासिल करने के लिए हमको 7 को किससे ज़रब देना होगा। अगर मैं 7 को 4 से ज़रब देता हूं तब मुझे 28 हासिल होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर भी वही निस्बत हासिल करना है तो मुझे इसको भी 4 से ज़रब देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस स्केल को इस्तेमाल करते हुए इसको ज़रब देता हूँ, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स की तादाद क्या होगी, वो 8 होगी। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 8। तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीक़ेकार आपको पसंद आया होगा। बहुत आसान है, इससे हम कई सवालात को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब सपोज ये समझिए कि सवाल में ये पूछा गया है कि क्लास की जुमला तादाद मालूम कीजिए कि उसमें जुमला कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो यहाँ पर हमको वैसी सूरत में क्या करना होगा, एक और निस्बत, टोटल वाली निस्बत भी यहाँ पर जोड़ लेना होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 7 और 2 को जमा कर लेना होगा। ये हमारी टोटल रेशियो होगी। तो यहाँ पर हम उसको जमा करके यहाँ पर लिख लेना होगा। अब हमको यहाँ पर जो होगा वो पूरी क्लास में जितने गर्ल्स और बॉयज़ होंगे वो यहाँ पर आएगा। तो क्लास में जुमला बॉयज़ और गर्ल्स कितने होंगे उसको मालूम करने के लिए हमको जो ये स्केल आया उसको भी 9 से ज़रब देना होगा। तो 4 9 36। इस तरीके से हमको क्लास के जुमला बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद भी मालूम हो जाएगी। और यहाँ पर हम 28 और 8 को जमा भी करेंगे तब हमको 36 ही हासिल होगा। तो ये होता है रेशियो में एक कनेक्शन, एक स्केल जो होता है, अगर वो हमको मालूम हो जाए तो हम माबाकी तमाम मकदारों को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक सवाल आपने देख लिया है। मज़ीद 2-4 सवालात की जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो हमको बहुत आसानी होती जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सवाल की तरफ।
तो दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है। यहाँ पर सवालात की तरतीब को आप मत देखिए, मैं ये आपकी सहूलत के लिए आगे पीछे किया हूँ। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक सुनार सोना और तांबा, ये सवाल हमने इससे पहले भी किया है। तो एक सुनार सोना और तांबे को 7:2 की मकदार में मिलाकर जेवरात तैयार करता है। अगर जेवर का वजन 45 ग्राम हो तब इस्तेमाल होने वाले सोने और तांबे का वजन मालूम कीजिए। तो अब हम इसको हल करेंगे स्केल फैक्टर के जरिए, जो बहुत आसान तरीक़ेकार है। तो मैं यहाँ पर जो दो वैल्यूज दे दी गई है उसको यहाँ पर रेशियो में लिख लेता हूँ। सोने को मैं यहाँ पर जाहिर करता हूँ जी से, जी फॉर गोल्ड, और यहाँ पर है तांबा यानी कॉपर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी फॉर कॉपर। और दोनों के बीच में जो रेशियो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं 7:2। बहुत आसान है, आप इस तरीके को इंशाल्लाह हर सवाल में आप अपनाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर जेवर का वजन 45 ग्राम हो तो मतलब यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल वेट दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक और निस्बत भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं, टोटल वाली। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं टोटल। तो यहाँ पर हम करते हैं इन दोनों का टोटल, 7 और 2 कितने होते हैं 9। तो यहाँ पर हमको गोल्ड का वेट नहीं दिया गया है और ना कॉपर का वेट दिया गया है, लेकिन जेवर का जुमला वेट यानी टोटल वेट कितना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस 45 को मैं कहाँ पर लिखूंगा? अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो वो गोल्ड का वेट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वो कॉपर का वेट हो जाएगा। क्योंकि ये जुमला वेट है तो मैं यहाँ पर टोटल के नीचे ही इसको लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 45, ये जुमला जेवर का वेट है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है? स्केल फैक्टर मालूम करना है। तो यहां पर हम स्केल फैक्टर मालूम करने के लिए इन दोनों को देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 9 को किससे ज़रब दिया जाए कि हमको 45 हासिल हो। तो 9 को अगर हम 5 से ज़रब देते हैं तो 9 पंजे 45, हमको 45 हासिल होता है। तो स्केल फैक्टर है 5। तो इस 5 से हम अगर 2 को भी ज़रब देते हैं और 7 को भी ज़रब देते हैं तो यहाँ पर जो रेशियो है वो बाकी रहेगा, बना रहेगा। तो मैं यहाँ पर 5 को 2 से ज़रब देता हूँ तो आएगा 5 दूनी 10, और ये 5 को मैं अगर यहाँ पर 7 से ज़रब देता हूँ तो ये आएगा 5 7 35। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जवाब हासिल हो गया होगा। आपने इस सवाल को आपने दूसरे तरीके से भी देखा था, अब आपको तो जवाब ही याद हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो 35 आया है वो है गोल्ड का वेट, और यहाँ पर जो 10 आया है वो है कॉपर का वेट यानी तांबे का वेट। तो अब हमारा जवाब क्या होगा? 35 ग्राम और 10 ग्राम। अगर इन दोनों को हम जमा भी करते हैं तो हमको क्या आएगा? 45 ग्राम। अगर हम इन लोगों को तकसीम भी करते हैं तो वही रेशियो निकल कर आएगी। तो बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि इन सवालात से आपको बहुत खुशी हासिल हो रही होगी। तो इस तरीके से आप किताबी सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एक और सवाल हल करते हुए इसकी मजीद प्रैक्टिस हम करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि इब्राहिम और इस्माइल एक लॉटरी जीत लेते हैं। ये दोनों इस बात से राजी हैं कि वो अपने हिस्से की रकम 5:3 की निस्बत में लेंगे। अगर इस्माइल को 150 रुपये वसूल होते हों तो लॉटरी की कुल रकम क्या होगी? तो सवाल को देखने से आपको मालूम हो गया होगा कि दोनों एक लॉटरी जीत लेते हैं और वो इस बात पर राजी थे कि वो रकम का 5 हिस्सा इब्राहिम लेगा और 3 हिस्से इस्माइल लेगा। तो हम इसको निस्बत में इस तरह कहते हैं कि 5:3 की निस्बत में दोनों एग्री हुए थे। अगर इस्माइल को 150 रुपये मिलते हैं, यानी ये 3 हिस्से वाली रकम जो है 150 रुपये है, अगर इस्माइल को 150 रुपये मिलते हैं तब लॉटरी की कुल रकम क्या होगी? तो अब आपके जहन में एक तस्वीर आ चुकी होगी कि इसको किस तरीके से हल करना है। अगर लॉटरी की कुल रकम मालूम करना है तो यहाँ पर इस्माइल की रकम दे दी गई है, हमको इब्राहिम की रकम भी मालूम करनी पड़ेगी, और दोनों की रकम को अगर हम जमा करेंगे तब हमको कुल रकम हासिल होगी। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल तरीक़ा। अगर हम इसको जो स्केल फैक्टर वाले तरीके से हल करेंगे तो हम बिना इब्राहिम की रकम को जाने भी हम कुल रकम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, ये है स्केल फैक्टर का तरीका, बहुत हमको ये आसानी देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
इब्राहिम और इस्माइल की रकम को यहाँ पर निस्बतों में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इब्राहिम के लिए इस्तेमाल करूँगा आई बी, और इस्माइल के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा आई यस, क्योंकि दोनों के नेम भी आई से ही शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पर जो हिस्से दे दिए गए हैं, जो रेशियो दे दिया गया है, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उस निस्बत को इसी के नीचे लिख लेता हूँ 5:3। अब हमको क्या मालूम करना है? कुल रकम मालूम करना है, लॉटरी की कुल रकम, टोटल रकम मालूम करना है। तो हमको एक तीसरी निस्बत की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी टोटल की। तो मैं यहाँ पर टोटल रकम या टोटल जो भी उन लोगों का रकम है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इसको हम जमा करते हैं दो रेशियो को, तो 5 और 3 कितना होगा, टोटल कितना होगा, वो 8 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। इस्माइल की रकम कितनी है? 150 रुपये। ये इब्राहिम की ये रकम का हिस्सा है और ये इस्माइल की रकम का हिस्सा है। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा इस्माइल की रकम, इस्माइल के हिस्से के नीचे लिखूंगा इस्माइल की रकम, यानी 150 रुपये। अब मुझे क्या करना है? टोटल वाली रकम मालूम करना है। और यहाँ पर ये इब्राहिम का शेयर है, ये भी चाहे तो आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे टोटल रकम मालूम करना है, वो भी इब्राहिम की रकम मालूम किए बगैर भी मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? स्केल मालूम करना होगा कि यहाँ पर अगर ये रेशियो बनी रहना है तब हमको वो स्केल फैक्टर जो है वो मालूम करना होगा। तो यहाँ पर ये जो दी गई वैल्यूज है इसके जरिए हम स्केल मालूम करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 को किससे ज़रब दिया जाए कि हमको 150 हासिल हो। 3 पंजे 15 और ये सिफर मतलब 50। अगर मैं 3 को 50 से ज़रब देता हूँ तब मुझे 150 हासिल होता है। तो हमारा स्केल फैक्टर जो है वो है 50। अगर मैं 50 को 8 से ज़रब दे दूं तब मुझे यहाँ पर जो हिस्सा जो आएगा वो क्या आएगा? कुल रकम वाला हिस्सा आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको 8 से ज़रब दे देता हूँ। तो 8 सिफर सिफर, 8 पंजे 40। इस तरीके से मुझे टोटल रकम हासिल हुई है, वो भी इब्राहिम का हिस्सा मालूम किए बगैर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 400। अगर सवाल में ये पूछा जाता कि इब्राहिम का हिस्सा मालूम कीजिए, तब भी आप क्या करते? स्केल फैक्टर आप मालूम कर लेते। स्केल फैक्टर आया है 50। अब 50 को आपको किससे ज़रब देना होगा? इब्राहिम के शेर से ज़रब देना होगा, यानी 5 से। अगर हम 5 को 50 से ज़रब देंगे तब कितना आएगा? 5 सिफर सिफर और 5 पंजे 25, यानी 250। अगर मैं 250 को और 150 को जमा भी करता हूं तब मुझे क्या आएगा? 400 आएगा। ये हमारे जवाब की तस्दीक होगी। तो देखिए, एक स्केल फैक्टर का तरीका आपको मालूम हो जाएगा तो आप कितनी मकदारों को मालूम कर सकते हैं। सवाल में जो भी पूछा जाए उसको हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो स्केल फैक्टर में हमको दी गई वैल्यूज से क्या मालूम करना होता है? सिर्फ स्केल मालूम करना होता है, और जो स्केल आ गया उसको अगर हम जिससे भी ज़रब देंगे उसकी मकदार हमको मालूम हो जाएगी। तो अब ये था बहुत एक सेकंड लेवल का क्वेश्चन। अब हम थोड़ा एक टफ क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से है कि 2 ट्रेनों की रफ्तार के दरमियान 3:4 की निस्बत है। अगर दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर का फासला तय करती है तब पहली ट्रेन की रफ्तार क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर सवाल को देखने से तो ऐसा मालूम हो रहा होगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन अगर आप स्केल फैक्टर का तरीका जानते हैं तब आपको हर टफ क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि दूसरी ट्रेन की रफ्तार को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है। रफ्तार का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पर आवर, पर सेकंड, ये इस तरीके से होता है, पर आवर, पर मीटर जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर आवर में नहीं है बल्कि 3 घंटे में है। तो फी घंटे में उसकी रफ्तार क्या होगी? 3 घंटे में 300 किलोमीटर है, तो फी घंटे में यानी 100 किलोमीटर होगी। तो ये तो बहुत आसान है। अगर हम 3 को 300 से तकसीम भी 300 को अगर हम 3 से तकसीम भी करते हैं तो उसका रफ्तार की जो हम म्यारी इकाई जो इस्तेमाल करते हैं वो हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन की रफ्तार क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर हमको देखने से मालूम हो रहा है कि दूसरी ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है। 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। उसी को मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ 100 किलोमीटर पर
आवर। अब हमको ये कौन सी रफ्तार हासिल हुई है? दूसरी ट्रेन की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ T2, ये है दूसरी ट्रेन की रफ्तार। अब हमको पहली ट्रेन की रफ्तार मालूम करना है, तो हम आ जाइए, हम स्केल फैक्टर से इसको हल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ T1 मतलब ट्रेन 1, और यहाँ पर लिखता हूँ T2 मतलब ट्रेन 2। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान में रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल के बारे में कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो दे दी गई है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ निस्बत 3:4। तो T1 की रफ्तार हमको, यानी पहली ट्रेन की रफ्तार हमको मालूम करना है, और T2 यानी ट्रेन 2 यानी दूसरी ट्रेन की रफ्तार दे दी गई है। तो दूसरी ट्रेन की रफ्तार मैं T2 के नीचे लिख देता हूं, जो हमको हासिल हुई है 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पर T2 के पास लिख देता हूं, उसके नीचे लिख देता हूं, दूसरी ट्रेन के नीचे लिख देता हूं 100। तो अब हमको स्केल फैक्टर मालूम करना है, बस यही हमारा जवाब होगा। तो मैं यहाँ 4 को किससे ज़रब दूं कि मुझे 100 हासिल हो? तो 25 चौक 100, तो स्केल फैक्टर हासिल हुआ है 25। तो अगर मैं 25 को 3 से ज़रब दे दूं तो ये निस्बत बनी रहेगी। तो मैं 25 को 3 से ज़रब देने पर मुझे हासिल होगा 75। बहुत आसान है, देखने में बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था। अब आप बोल सकते हैं कि T1 यानी ट्रेन 1 की, यानी पहली ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। बस इतना ही सा हमको काम करना था। बहुत आसान है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो अगर इस तरीके से अगर आप स्केल फैक्टर को आप जान लेंगे तो बहुत मुश्किल सवालात को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। निस्बत बहुत आसान है, बस आप अपना कॉन्सेप्ट को बहुत गहरा करते जाइए, अच्छी प्रैक्टिस करते जाइए। इस तरीके के सवालात जो किताब की एक्सरसाइज में जो है उसको भी इस तरीके से हल करने की कोशिश करते जाइए। आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सवाल कुछ इस तरीके से है कि खती खिता यानी लाइन सेगमेंट ए बी मसावी है 14 समर को नुक्ता x 3:4 की निस्बत में तकसीम करता है, तब ए एक्स का तूल क्या होगा? इस सवाल को हमने पिछले वीडियो में भी हल किया था। तो चलिए यहाँ पर स्केल फैक्टर से उसको कितना आसानी से मालूम कर सकते हैं देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब ये है लाइन सेगमेंट यानी एक खती खिता ए बी, और जिसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। तो सवाल के मुताबिक यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस पर एक नुक्ता x है कहीं पर, जो इस लाइन को 3:4 की निस्बत में तकसीम करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक नुक्ता x है जो इसको 3:4 की निस्बत में तकसीम करता है। तो अब हमको क्या मालूम करना है? ए एक्स का लेंथ मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए हमने पिछले सवाल में पिछले वीडियो में हमने यूनिटरी मेथड से इसको हल किया था। अब हम इसको स्केल फैक्टर से किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए एक्स, यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ ए एक्स, और यहाँ पर एक्स बी या उसको मैं बी एक्स लिख लेता हूँ। तो इन दोनों में निस्बत क्या है? वो 3:4 की निस्बत है, जैसा कि सवाल में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर टोटल लेंथ भी दिया गया है, तो हमको एक और तीसरी निस्बत टोटल वाली भी जोड़ लेनी चाहिए। तो इन दोनों निस्बतों का टोटल कितना होगा? 4 और 3 क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर ए एक्स का तूल नहीं दिया गया है और बी एक्स का भी नहीं दिया गया है, और टोटल लेकिन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर टोटल वाले रेशियो के नीचे, निस्बत के नीचे, मैं यहाँ रुकन के नीचे क्या करता हूँ? टोटल लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 14। तो दोस्तों अब देखिए, अब हमको स्केल फैक्टर मालूम करना है। 7 को किससे ज़रब दे कि हमको 14 हासिल हो? तो इस 7 को अगर 2 से ज़रब देते हैं तब हमको 14 हासिल होगा। तो 2 है स्केल फैक्टर। अगर हम 2 को इन निस्बतों से ज़रब देंगे तो ये माबाखिन जो रेशियो होगा, वो जो निस्बत होगी वो बनी रहेगी। तो मैं 2 को अगर 4 से ज़रब देता हूं तो मुझे बी एक्स का तूल हासिल होगा। अगर 2 को मैं 3 से ज़रब देता हूं तो मुझे ए एक्स का तूल हासिल होगा। तो सवाल में पूछा जा रहा है ए एक्स का तूल, तो मैं ज़रब देता हूं ए एक्स से यानी 3 से, तो 2 तिया 6 हासिल होगा।
अगर मैं इसको 4 से ज़रब दूं तो 2 चौक 8 हासिल होगा। अगर जवाब की आपको तस्दीक भी करना है तो 6 और 8 कितने होंगे, 14 होंगे। तो अब हमको सवाल में क्या पूछा गया, ax का तूल, तो ax का तूल कितना आया, 6। तो इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप इसी तरीके से इसको हल करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए, आपको क्या आंसर आया और ये तरीका आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो चलिए मैं आपको होमवर्क वाला एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप इसको आपको जो तरीका आसान लगा उस तरीके से इसको हल कीजिए। सवाल में दिया गया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका टोटल लेंथ कितना है, 38 सेंटीमीटर है। ये 38 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ, और इस लाइन पर कहीं पर एक नुक्ता एक्स है जो इसको 9:10 की निस्बत में तकसीम करता है इस लाइन सेगमेंट ए बी को। अब आपको क्या मालूम करना है, ए एक्स का लेंथ मालूम करना है। आप इसको स्केल फैक्टर से मालूम कीजिए या यूनिटरी मेथड से मालूम कीजिए, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप मालूम कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर आंसर देंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आखिरी सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर एक मुसल्लिस के जाविये 2:7:11 की निस्बत में हो तो जाविये क्या होंगे। यहां पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है, जाविये मालूम करना है। तो दोस्तों इस सवाल को हमने पहले वीडियो में, इस सीरीज के दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में हमने इसको हल किया था, लेकिन यहां पर हम स्केल फैक्टर से सवालात के आंसर्स को हम कितना आसानी से मालूम कर सकते हैं ये देख रहे हैं। तो स्केल फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम इसका जवाब किस तरीके से हासिल करते हैं देख लेंगे। तो यहाँ पर एक मुसल्लिस के जावियों में निस्बत दे दी गई है, तो मैं यहाँ पर उसको स्केल फैक्टर से मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3। तो ये जाविया 1 और जाविया 2 हो गया है। आप उसको कौन से भी सिंबल से, आप इस तरीके से भी जाविया 1 2 ऐसा भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके नीचे निस्बत लिख लेता हूँ 2:7:11। अब हमको जाविये मालूम करना है कि अब ये जाविये क्या होंगे। तो इसके लिए हम एक वैल्यू यहाँ नीचे होनी चाहिए ताकि हमको स्केल फैक्टर मालूम हो जाए। तो जैसा कि हमको मालूम है कि मुसल्लिस के जावियों का मजमुआ टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर एक और रेशियो जोड़ देते हैं टोटल वाली। तो यहाँ पर अगर हम इन सब का टोटल करेंगे 11, 7 और 2 का, तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। अब यहां पर हमको ये मालूम है कि मुसल्लिस के जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। अब 20 को किससे ज़रब दिया जाए कि मुझे 180 हासिल हो, तो तब आप 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 नहा, तो मैं 20 को अगर 9 से ज़रब दूंगा तब मुझे 180 हासिल होगा। तो इस तरह हमारा स्केल फैक्टर जो निकल कर आया है वो है 9। अगर 9 को मैं इन मकदारों से ज़रब दे दूंगा, इन रेशियो से ज़रब दे दूंगा, तब मुझे उनकी जाविये मालूम हो जाएंगे। 9 को मैं अगर 2 से ज़रब देता हूं तो 9 दूनी 18, फिर 9 को मैं 7 से ज़रब देता हूं तो 9 सत्ते 63, अगर 9 को मैं 11 से ज़रब देता हूं तो मुझे हासिल होगा 99। अगर मैं इन तीनों को भी जमा करूंगा तब मुझे 180 ही हासिल होगा। तो ये ऑप्शन कहां पर है, 18, 63 और 99, ये कहां पर है, ऑप्शन सी पर। इसलिए मेरा आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों बहुत आसान है, आप स्केल फैक्टर के तरीके को इस्तेमाल करके मजीद प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये तरीका आपको पहले ही इसलिए नहीं बताया कि अगर आप इस तरीके पर सवालात को हल करते जाएंगे तब आपके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सीधा आप शॉर्ट ट्रिक पर जाएंगे तो इमारत बहुत नाजुक हो जाएगी, आप रेशियो में आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट बाद में ट्रिक्स। तो ये थी ट्रिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के ताल्लुक से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तनासुब के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स देखते जाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।